चलिए नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी बच्चों के लिए, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का टॉप 50 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं, तो भाई आज का क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज के क्लास को आप सभी बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद भी करते चलिएगा। ओके, तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे हमारे साथ चैट सेक्शन में आंसर को लगाते चलिएगा और लास्ट में बताइएगा कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। देखिए फर्स्ट नंबर सवाल आपके सामने है, एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है किसके द्वारा? योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा, विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, विलोपन अभिक्रिया द्वारा या फिर डिहाइड्रोहेलोजिनेशन अभिक्रिया द्वारा? किसके द्वारा होता है? तो आपको याद रखना है कि यह होता है विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के द्वारा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में विस्थापन अभिक्रिया द्वारा बदला जाता है। ओके, चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव है। सारे बच्चे हमारे साथ आंसर को लगाते चलिएगा और सारे प्रश्नों को आप लोग याद करते चलिएगा। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या करा आपके सामने, ये रहा, क्लोरोबेंजीन डीडीटी देता है जब वह अभिक्रिया करता है किसके साथ? क्लोरोबेंजीन जो होता है वो डाइक्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन तब देता है जब वो किसके साथ अभिक्रिया करता है? तब वो अभिक्रिया करता है क्लोरल के साथ। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 का बी लगा रहे हो आप लोग तो आपका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है तो आप लोग याद रखिएगा CCl3CHO होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, बताना इसका सही जवाब क्या होगा। कौन सी दवा बुखार को कम करता है? इसका राइट आंसर सभी बच्चे लगाएंगे कि कौन सी दवा है जो बुखार को कम करता है। बता दो 3 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना है कि बुखार को जो कम करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंटीपायरेटिक बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इसका हिंदी पूछे तो क्या होता है? तो ज्वरनाशी जिसको बोलते हैं, ज्वरनाशी भी बोलते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ज्वर को कम करने के लिए ज्वरनाशी का उपयोग करते हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल ये रहा आपके सामने, फोर्थ का जवाब बताओ। H3PO3 है एक, क्या है H3PO3 जो है वो क्या है? बता दो 4 का राइट आंसर। तो ये जो हमारा होता है ये द्विभाषमिक अम्ल होता है। क्या ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डाइबेसिक एसिड होता है। चलिए 5वां नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, फटाफट से कर लेते हैं। आप लोग रिवीजन करते चलो, सारे प्रश्नों को याद करते चलो। देखिए अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग गैंग बोलते हैं और भी या फिर उसको अधात्री भी बोलते हैं। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग या फिर अधात्री बोलते हैं। ओके, चलिए 6 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले जितने भी बच्चे हमारे साथ नए नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और क्लास को भी लाइक करिएगा अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा हो। देखो 6 का सही जवाब बता दो आप लोग क्या होगा, क्या कह रहा है। देखिए फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दो 6 का राइट आंसर। यह होता है विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 का बी लगाने वाले बच्चे का सही जवाब हो जाएगा, इसलिए सारे बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है? 7 का सही जवाब सभी बच्चे लगाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा है जो प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं होता है? बता दो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो आपको पता होगा कि लोहा होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम दिया गया जो कि नहीं होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर हाँ मैग्नीज होता तब हो जाता, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम दिया हुआ जो कि प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 8 का जवाब बताना आप लोग क्या कर रहा है। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है? अनुसंख्यक गुणधर्म यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना प्रकाशीय क्रियाशीलता जो ये ऑप्टिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा हिमांक का अवनमन होता है, क्वथनांक का अवनमन होता है, प्रासरणी दाब होता है और वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है, लेकिन ये प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं होता है। 8 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 9 का जवाब बताना, CH3I में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या हो सकता है? CH3I में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या होता है? तो वो होता है आयोडीन का मुक्त होकर निकलना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 9 का बी लगा लो आप लोग तो सही हो जाएगा। चलिए 10 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। 10 का जवाब बता दो, ग्लिसरॉल क्या है? ग्लिसरॉल जो है वो क्या होता है बता दो आप लोग। 10 का सही जवाब फटाफट से। तो ग्लिसरॉल जो होता है ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल होता है। तो राइट आंसर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा बच्चा पार्टी, लगा लो 10 का डी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओके, चलिए 11 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। 11 का जवाब बता दो आप लोग। निम्न में कौन बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सा है जो बायोडिग्रेडेबल बहुलक है? बता दो कौन सा होगा 11 का करेक्ट आंसर। तो वो हमारा होगा सेल्यूलोज। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 11 का ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने।
निम्नलिखित में किसका आयनिक विभव मान अधिकतम होगा? निम्नलिखित में कौन है जिसका आयनिक विभव मान अधिकतम होगा? फटाफट से बता दो। तो वो हमारा होता है फास्फोरस का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा। ओके, चलिए 13 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है। 13 का जवाब बताना आप लोग क्या कर रहे हैं। देखिए निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में कौन सा है जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है? बता दो। हीरा है, ग्रेफाइट है, कांच है, साधारण नमक है। तो आप लोगों को याद रखना है हीरा और ग्रेफाइट जो है ये हमारा क्या है? तो क्रिस्टल है। कौन सा? तो सह संयोजक क्रिस्टल होता है। और कांच जो है ये हमारा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि एमोर्फस सॉलिड का एग्जांपल है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा ये भी क्रिस्टल है। NaCl क्या होता है? तो ये क्या होता है? आयनिक क्रिस्टल होता है। NaCl इस पे प्लस और इस पे माइनस होता है यानी कि आयन लगा हुआ है, तो ये हमारा आयनिक क्रिस्टल हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। 14 का जवाब बताना आप लोग। 14 का सही जवाब कौन सा होगा बच्चा पार्टी? फटाफट से एक बार बता दो। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? बता दो। तो वो हमारा होता है सोडियम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कर रहा है। 15 का जवाब बता दो आप लोग क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दो 15 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन सा धातु है जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? एक होता है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला हमारा होता है एल्यूमिनियम, लेकिन यहाँ मुक्त अवस्था में पाया जा रहा है जो कि सोना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। और भी याद रखिएगा प्रचुर मात्रा में पूछे तो वो हमारा एल्यूमिनियम होता है। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, बता दो निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। हाइड्रोजन बंधन जो नहीं बनाता है, बनाने वाला होता है हाइड्रोजन के साथ क्या? तो फोन होना चाहिए। क्या? फोन होना चाहिए। देखो अब किसमें फोन है, यानी कि H के साथ किसमें फोन है? तो देखो H2O है, HO देखो यहाँ पे HO है, यानी ये हमारा बनाएगा। HF है तो HF देखो किसमें है? तो HF वाला भी बनाएगा, ये भी बनाएगा। और H के साथ N देखो किसमें है? तो ये भी बनाएगा, लेकिन ये HCl कभी नहीं बनाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, जो कि HCl जो होता है वो हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। ओके, चलिए 17 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। 17 का जवाब बताना आप लोग क्या होगा इसका सही जवाब। 70 का सही जवाब बता दो। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो वो होता है मोनाजाइट। राइट आंसर सी हो जाएगा। 17 का सी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा सभी बच्चे। चलिए 18 नंबर सवाल को देखिए क्या करा आपके सामने। ये रहा, किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता दो किसी अभिक्रिया का वेग क्या होता है? तो निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। तो देख लिया जाए, वेग बराबर दिया हुआ है कि के ए पर पावर 2 है और बी पर पावर कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी भाई? बता दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पावर जितना होता है उसी का योग जो होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। तो देखो यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 लिख लो और प्लस में कितना होगा? 1 हो जाएगा। 2 + 1 = 3 होता है। बच्चा वाला सवाल दिया है, ऑप्शन नंबर बी लगा लो। ओके, चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या करा है। 19 का जवाब बताना आप लोग। ओलियम का सूत्र क्या होता है? H2S2O7। H2S2O7 होता है। राइट आंसर किसमें? तो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। 20 नंबर सवाल का जवाब बताना। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का जो आयतन होता है वो कितना होता है? बता दो। 20 का राइट आंसर क्या होगा? 20 का सही जवाब बता दो। तो वो होता है 22.4 लीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। 21 नंबर सवाल बता दो XeF4 का आकार कैसा होता है? बता दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। XeF4 का आकार जो होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 21 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बच्चा पार्टी। क्लास को भी आप लोग लाइक करते चलिएगा, जितने भी बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं, और सारे बच्चे चैट सेक्शन में आंसर लगाते चलिएगा। लास्ट में बताइएगा कि इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाते हो। देखिए 22 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, ये रहा। 22 का जवाब बताना आप लोग। निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है? निम्नलिखित में कौन सा धातु होता है जो साधारण तापक्रम पर क्या होता है? तो द्रव होता है। तो वो होता है हमारा Hg, जो कि जिसका पारा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए 23 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। 23 नंबर सवाल का जवाब बताना। श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा किस में होता है? श्रृंखलन यानी कि चेन प्रॉपर्टी सबसे जो ज्यादा होता है वो होता है कार्बन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं, ये रहा आपके सामने।
24 का जवाब बताओ। एल्कीन में निम्न में से कौन अभिक्रिया देती है? एल्कीन जो है वो निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया देती है? 24 का सही जवाब सभी बच्चे बताएंगे। वो अभिक्रिया देती है एडिशन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, यानी कि योगात्मक अभिक्रिया देती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए 25 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। ये रहा, बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं कि बोरॉन विकर्ण संबंध किससे दर्शाता है, तो आपको याद होगा विकर्ण संबंध को आप लोगों को याद रखना है। देखो आवर्त 2 होते हैं, आवर्त यहाँ पे लिख लो, समझ लो। आवर्त 1 होते हैं, आवर्त 2 होते हैं, और आवर्त कौन से होते हैं? आवर्त यहाँ पे लिख लो, आवर्त 3 होते हैं। आवर्त 2 और 3 क्या होते हैं? ये विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो 2 में क्या होता है? ये होता है लिथियम होता है, तो यहाँ पे लिथियम लिख लो। उसके बाद कौन सा होता है? तो बेरिलियम होता है, तो Be लिख लो, Be यहाँ पे दे दो। बेरिलियम हो गया। उसके बाद बोरॉन होता है, यहाँ पे बोरॉन दे दो। उसके बाद कौन सा? तो कार्बन होता है। ये आवर्त 2 के अंतर्गत होते हैं। अब उसमें क्या होता है? तो NaMgAl ऐसा ही होता है। Na यानी कि सोडियम, Mg होता है, A एल्युमिनियम होता है, और कौन सा? तो सिलिकॉन होता है। तो ऐसे करके हमारा होता है। तो देखो लिथियम के कौन सा? लिथियम किससे संबंध दर्शाएगा? तो मैग्नीशियम हो जाएगा। बेरिलियम किससे? तो एल्युमिनियम से। और बोरॉन किससे? तो सिलिकॉन से। तो यहाँ पे पूछा गया बोरॉन जो है किससे दर्शाएगा? तो सिलिकॉन से। भाई ऑप्शन सी लगा लो ना, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से लिख भी लेना। अगर ये लिथियम वाला पूछे तो मैग्नीशियम हो जाएगा, बेरिलियम पूछे तो एल्युमिनियम हो जाएगा, और बोरॉन पूछे तो सिलिकॉन हो जाएगा। बस ऑप्शन नंबर सी को याद रखना आप सब। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल, हीरे में कार्बन का संकरण कितना होता है? तो sp3 होता है। राइट आंसर इज ए, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने 27 नंबर सवाल। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम इज अ प्रोटीन। राइट आंसर कौन सा? तो सी हो जाएगा। एंजाइम हमारा प्रोटीन होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर सवाल देखिए क्या करा है आपके सामने। ये रहा 28 नंबर सवाल, नेचुरल रबर किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर जो बहुलक होता है वो होता है आइसोप्रीन का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 28 का बी राइट आंसर हो जाएगा बच्चा पार्टी, याद रखिएगा। ओके चलिए 29 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बता दो इसका सही जवाब क्या होगा। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात करते हैं किसके द्वारा? बता दो आप लोग। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर ज्ञात करते हैं किस विधि द्वारा? ऑक्सीकरण विधि द्वारा, लुकास प्रतिकारक जांच द्वारा, विक्टर मेयर परीक्षण द्वारा, या फिर उपरोक्त सभी? तो इन सभी के द्वारा हम लोग अंतर स्पष्ट करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। 30 का जवाब बता दो आप लोग क्या होगा। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है ये बताना आप लोगों को। किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है किस पर? तो यह करता है एक्टिव मास पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक्टिव वेट रहे, एक्टिव मास रहे, दोनों बराबर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बता दो निम्नलिखित में कौन त्रिभाषमीय कौन है? त्रिभाषमीय पूछा गया है, 3 गो भस्म, तो लास्ट में 4 किस में है? तो ऑप्शन नंबर डी लगा लो। H3PO4 जो होता है, H3PO4 जो होता है ये हमारा त्रिभाषमीय होता है। H3 और PO3 अगर रहे तो ये हमारा कौन सा? तो द्विभाषमिक होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। 32 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा 32 का। बता दो निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है? विद्युतीय गुण दर्शाने वाला जो होता है वो होता है CrO2। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्रोमियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन बेरवादार ठोस है? बेरवादार ठोस कहने का अर्थ होता है एमोर्फस सॉलिड। आपसे पूछा गया, बता दो कौन सा होगा। तो ग्रेफाइट तो क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज ग्लास लेकिन अक्रिस्टल है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमेलन और सिलिकॉन कार्बाइड ये क्या है? तो क्रिस्टल है, लेकिन क्वार्ट्ज ग्लास हमारा अक्रिस्टल यानी कि बेरवादार ठोस है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? +3 होती है। राइट आंसर कौन सा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है 34 का। 35 नंबर सवाल ये रहा आपके सामने। बता दो BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना होता है? बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए आपसे पूछा गया, तो बता दो 35 का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को याद रखना है पहले तो इसमें भरा कितना रहता है। किसी भी चीज में 100% भरा हुआ रहता है, जिसमें कि खाली कितना होता है? तो 68% भरा हुआ था। इसमें 100 में 68% भरा हुआ है, तो इसमें कितना बचा? तो 32% खाली हो जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ये हो जाएगा राइट आंसर 35 का। ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी बच्चे याद रखिएगा। ओके चलिए अगले प्रश्न के बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये रहा आपके सामने। बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। 36 नंबर सवाल है। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता
जाता है किस विधि के द्वारा, नाइट्रिक अम्ल किस विधि के द्वारा तैयार किया जाता है, तो वो करते हैं ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और संपर्क विधि द्वारा किसको, तो हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन अपना तैयार करते हैं पेड़ पौधे, और हेबर विधि द्वारा हम लोग अमोनिया को बनाते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। 37 नंबर सवाल देखिए, ये आपके सामने बता दो, PCl5 है एक क्या है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, राइट आंसर ये होगा, ऑक्सीकारक होता है। चलिए 38 नंबर सवाल को देखिए, ये आपके सामने बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है। 38 का सही जवाब बता दो आप लोग, 38 का सही जवाब क्या होगा, तो वो हमारा होगा कौन सा, 8 होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 38 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या 8 होती है। ओके चलिए 39 नंबर सवाल देखिए, ये आपके सामने बता दो, इसका राइट आंसर क्या होगा। पॉलीथीन एक बहुलक है, किसका, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, तो ईथीन का होता है, पॉलीथीन ईथीन का बहुलक है, तो राइट आंसर भी होगा। चलिए 40 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने 40 नंबर सवाल, हीलियम का सूत्र क्या होता है। वैसे ये सूत्र तो नहीं है, ये संकेत है, तो बता दो हीलियम का संकेत या सूत्र क्या होता है, तो He होता है, राइट आंसर ये होगा। ऐसे मत लगा दीजिएगा, ये सब गलत है, HM सब गलत है। ओके चलिए 41 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने बता दो, 41 का जवाब बता दो, ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि ओलियम का सूत्र क्या होता है, तो H2S2 और को क्या, तो O7, तो यहाँ O4 दिया हुआ है, तो O3 और बचा, तो यहाँ पे O3 लिख लो। उसके बाद S1 दिया हुआ है और S1 है, तो S लिख लो, यानी कि SO3 हमारा H यहाँ पे दिया गया, तो H2 से H2 कैंसिल हो गया, यानी कि SO3 कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ओलियम में H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित होता है, यानी कि इतना दिया हुआ है, और ओलियम का सूत्र होता है H2SO7, तो इसी में और SO3 जोड़ देंगे तो ओलियम हमारा निकल के आ जाएगा। चलिए 42 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने बताना, इसका राइट आंसर क्या होगा। 42 नंबर सवाल, उजला और पीला फास्फोरस क्या है, उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है, तो अपरूप होता है, राइट आंसर ये होगा 42 का। चलिए 43 नंबर सवाल का जवाब बताइए आप लोग, क्या होगा। 43 का जवाब बता दो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो नॉन मेटल होता है, अधातु होता है, ऑप्शन बी सही जवाब है, 43 का बी राइट आंसर है। 44 नंबर सवाल का जवाब बताना आप लोग, क्या होगा। 44 नंबर सवाल का जवाब बता दो, एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है, तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल का जवाब बताना आप लोग। 45 नंबर सवाल ये रहा, बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग भर्जन बोलते हैं, तो राइट आंसर ये होगा, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे पूछे कि भर्जन क्या होता है, तो लिख दीजिएगा, एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसे हम लोग भर्जन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। 46 नंबर सवाल, लोहे का मुख्य अयस्क कौन सा है। अगर बच्चा पार्टी आपसे पूछा जाता है कि लोहे का कौन सा अयस्क है, तो आप इनमें से सभी लगाते, क्योंकि मैग्नेटाइट भी लोहा का अयस्क है, सिडेराइट भी है और हेमेटाइट भी है, लेकिन यहाँ मुख्य अयस्क की बात हो रहा है, तो वो हमारा हेमेटाइट होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 47 नंबर सवाल को देखिए, ये रहा आपके सामने बता दो, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है, किसके द्वारा भाई बता दो। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जाता है, प्रत्यम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। आप लोगों ने एक कहावत तो सुना होगा कि लोहे को लोहा काटता है, उसी प्रकार अत्यधिक अम्ल बन रहा है तो उसको प्रत्यम्ल ही काटेगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए 48 नंबर सवाल को देखिए, क्या कह रहा है। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ओलिगोसेकेराइड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ओलिगोसेकेराइड बोलते हैं। चलिए 49 नंबर सवाल देखिए, मात्र 2 ऑब्जेक्टिव और बचा है, 50 तक हम पहुंच चुके हैं। देखो अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, आपको पता होना चाहिए, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बता दो, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अमोनिया आर्द्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदलता है, तो नीला में, ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 50 नंबर सवाल और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, बता दो रासायनिक अधिशोषण कैसी अभिक्रिया होती है। रासायनिक अधिशोषण इरिवर्सिबल अभिक्रिया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, यानी कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। और भी याद रखिएगा, रासायनिक अधिशोषण में एक परतें होती है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है कि रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, तो वो होता है एक, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और इन सारे प्रश्नों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। ओके जी, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।